हेलो बच्चों, H2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में फोर्स पढ़ेंगे, वंडर वॉल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं इनके एनर्जी की बात करूं, तो अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं या कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं, आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं तो जो इनकी एनर्जी होती है ये लगभग 200 किलो जूल के ऊपर की होती है। लेकिन अगर यहीं पर हम वंडर वॉल फोर्स की बात करें तो वंडर वॉल फोर्स जो होता है वो 5 टाइप के होते हैं। वंडर वॉल फोर्स जो होता है वो 5 टाइप का होता है, बहुत वीक होता है। 5 टाइप कौन कौन से होते हैं ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो जो वंडर वॉल फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है और उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है जो वंडर वॉल होता है इसकी जो फोर्स या एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, वो 8 किलो जूल है। तो आयनिक और कोवैलेंट से काफी वीक होता है वंडर वॉल फोर्स। अगर यहीं पे मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो लगभग 8 किलो जूल से लेकर लगभग 44 किलो जूल के आसपास चली जाती है। कुछ बुक में 44 है, कुछ में 40 है, कुछ में 42 है। मैं मैक्सिमम लेके आपको दिखा दिया हूं। तो ये 3 टाइप के बॉन्ड होते थे। हम लोग वीक वंडर वॉल फोर्स की बात कर रहे थे। वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें तो वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 5 टाइप का होता है, जिसमें सबसे तगड़ा जो होता है वो आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है। यानी कि जब कोई आयन किसी डाइपोल के पास आता है तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। डाइपोल के लिए मैं स्पेशल एक 10 मिनट 20 मिनट आपको समय दिया था। डाइपोल मोमेंट से आयनिक कैरेक्टर निकालना वगैरह सब सिखाया था मैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डाइपोल क्लियर रहा होगा। अगर हम लोग यहां पे डाइपोल की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग यहां पर डाइपोल की बात कर रहे हैं तो कोई भी हम लोग डाइपोल लेते हैं। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज placed are very small distance is this arrangement is known as electric dipole। तो यहां पर हम लोगों ने सबसे अच्छा HCl ले लिया। ये हम लोगों ने HCl ले लिया। तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पर पार्शली नेगेटिव और इस पर पार्शली पॉजिटिव आ गया। यहीं पर कोई आयन आ गया, मान लेते हैं Cl माइनस आ गया। तो जब Cl माइनस आ गया तो इस माइनस चार्ज और इस प्लस चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होगा उसी को बोलते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। हम लोग जितने भी वंडर वॉल फोर्स पढ़ेंगे उसमें सबसे तगड़ा वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अगला इंट्रैक्शन जो होता है वंडर वॉल में वो होता है डाइपोल इंट्रैक्शन। मैं आपको क्रम से पढ़ा रहा हूं कि क्रम ही आपको याद हो जाए। सबसे तगड़ा होता है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये आयन और ये डाइपोल अट्रैक्शन है। दूसरा अगर बात करूं तो दूसरा जो होता है वो डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे कि हम लोग HCl की बात कर रहे हैं तो इसी को देख लेते हैं। तो यहां पर HCl एक पोलर मॉलिक्यूल था, साथ में यहां पर ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये यहां पर पार्शली नेगेटिव, यहां पार्शली पॉजिटिव, यहां पार्शली पॉजिटिव, यहां पार्शली नेगेटिव। तो इस पार्शली नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप हुआ ये वीक वंडर वॉल फोर्स है। इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पर, इसी को बोलते हैं डाइपोल इंट्रैक्शन। तो ये हम लोग का रहा डाइपोल इंट्रैक्शन। ये इनसे वीक होता है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाएगा। चार्ज डाइपोल हो गया, डाइपोल हो गया। एक होता है हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। वंडर वॉल फोर्स में एक होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन। ये क्या होता है? यहां पर होता क्या है
कि आपके पास एक आयन तो होता है, लेकिन सामने वाले मॉलिक्यूल, सामने वाले स्पीसीज पर कोई चार्ज नहीं होता। फिर से आप पढ़ रहे हैं जो मैं थर्ड वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा रहा हूं, आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। यहां पर आपके पास एक आयन है और सामने एक केमिकल स्पीसीज है जो कि न्यूट्रल है, लेकिन इस आयन के प्रेजेंस में वहां पर डाइपोल डेवलप हो गया। तो अब उस डाइपोल और उस चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है उसी को बोलते हैं आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, क्योंकि आयन में मैं Cl लेके चला हूं, तो इस Cl से ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यहां पर Cl लिया और इसके साथ एक न्यूट्रल स्पीसीज लिया। न्यूट्रल स्पीसीज मैं ले लेता हूं आपका H2। तो जब हम यहां पर H2 लेते हैं तो ये जो H2 था ये न्यूट्रल था, यहां पर H2 पर कोई चार्ज नहीं था, H2 पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब ये नेगेटिव पार्ट इसकी तरफ आया तो इस नेगेटिव के आने से इस हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव डेवलप हो गया। तो यहां पर ये पॉजिटिव और यहां पर ये नेगेटिव डेवलप हो गया। पहले ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं था, लेकिन इस आयन के आ जाने से यहां पर डेवलप हो गया चार्ज और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन आ गया। इसको बोलते हैं आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अगला हमारे पास आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब है? अभी जो डाइपोल इंड्यूस हुआ, जो डेवलप हुआ, वो एक आयन के प्रेजेंस में था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारे पास चार्ज नहीं होगा, एक डाइपोल होगा। वो डाइपोल आएगा और सामने न्यूट्रल स्पीसीज को पोलराइज करेगा और वहां पे भी एक डाइपोल क्रिएट करेगा, फिर उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। एग्जाम्पल, मैंने HCl लिया, HCl पर पार्शियली माइनस, इस पे पार्शियली पॉजिटिव था। इनके साथ हमने हाइड्रोजन गैस रखा, हाइड्रोजन गैस H2। भाई ये तो पोलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पोलराइज किया, इस पर माइनस से प्लस आ गया। ये हमारा H2 था, ये न्यूट्रल था, कोई चार्ज वार्ज नहीं था, लेकिन इस Cl माइनस के कारण इस हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव डेवलप हुआ। अब यहां पर इस Cl और H के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसी वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। यानी डाइपोल के कारण एक डाइपोल इंड्यूस होता है और फिर उनके बीच में यहां पर अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसको हम लोग वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जितने वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें जो लास्ट है, जो आखिरी है, वो आपका इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। यानी कि अब की बार जैसे हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा तो कोई चार्ज था, डाइपोल था, अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसको हमने बोला आयन डाइपोल अट्रैक्शन। भाई आयन और डाइपोल में अट्रैक्शन है तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन बोल दिया। यहां पर क्या था? एक डाइपोल था, भाई दूसरा डाइपोल अट्रैक्ट करेगा ही, हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल दिया। इसकी बात करें तो ये चार्ज था लेकिन सामने न्यूट्रल था, ये चार्ज यहां पर डाइपोल क्रिएट किया था, तो हमने बोला कि भाई ये आयन है और यहां पर डाइपोल इंड्यूस हुआ है, दोनों में अट्रैक्शन है, तो बोल दिया आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। यहां पर क्या था? यहां पर डाइपोल था, सामने न्यूट्रल था, लेकिन अब की बार यहां पे इस बॉन्ड को पोलराइज करने का काम आयन नहीं किया, डाइपोल किया। यानी डाइपोल की वजह से ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल पोलराइज हुआ। तो यहां पे अगर इंटरेक्शन की बात बोलें तो ये डाइपोल हो गया और डाइपोल से इसका इंटरेक्शन हुआ, तो डाइपोल इंड्यूस अट्रैक्शन हो गया। तो अभी क्या था? इनके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है वो दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं। दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल मान लेते हैं O2 है। चलो, अगर O2 है तो ये एक O2 बैठा है और दूसरा O2 बैठा है। यहां पर इस O2 के पास उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे।
किसी इंस्टेंट टाइम पर O2 नहीं लो, O2 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बहुत कुछ में देखना पड़ जाएगा। H2 ले लो, H2 की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन से काम हो जाएगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है H2 मॉलिक्यूल में वेव की तरह घूमेंगे। मैं आपको पढ़ाया था एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, वहां भी इलेक्ट्रॉन घूमते ही हैं। तो यहां पर एक ऐसा समय आया कि इन दो में से किसी एक में थोड़े समय के लिए डाइपोल बन गया। यानी कि एक ऐसा समय आया, वैसे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो 2.17 इंटू 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग 1.67 इंटू 10 के पावर में 15 पर सेकेंड की ऑर्डर होती है। तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी तो बहुत तेज है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए हम मानते हैं कि वहां पर ऐसी स्थिति आई कि इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक साइड चले गए। तो एक जब ऐसी स्थिति आई कि इनके इलेक्ट्रॉन एक साइड में भाग गए, तो उनके एक साइड में थोड़े समय के लिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये बहुत ही कम समय के लिए होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है वो लगभग 10 के पावर में 15 सेकंड के आसपास है। तो बहुत ही कम समय के लिए इलेक्ट्रॉन यहां पे आए होंगे और यहां पे पोल बना होगा। यहीं पे हमारा न्यूट्रल H2 था। थोड़े समय के लिए जब यहां पर डाइपोल क्रिएट हुआ, तो इस डाइपोल के कारण यहां पर भी पोलराइजेशन हुआ। यहां पे भी पोलराइजेशन हो गया, और यहां पर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, इसी को हम लोग ने बोला इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एक मॉलिक्यूल में थोड़े से समय के लिए डाइपोल बना, और इसी मॉलिक्यूल के कारण सामने वाले मॉलिक्यूल्स में भी डाइपोल क्रिएट हो गए, जिसके कारण इनके बीच में इंटरेक्शन हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसी को हम लोग लंडन फोर्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। तो ये रहा 5 टाइप का वंडरवॉल फोर्स। तो इस वंडरवॉल फोर्स में आप इनको क्रमशः याद करिए, लाइन से याद करिए। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, और ये आपका E है। तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स है वो आपका आयन डाइपोल अट्रैक्शन है, उसके बाद डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन है, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन है, और सबसे वीक, यानी कि हम लोग के पास जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें सबसे वीक जो है वो लंडन फोर्स है, जिसको डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं। इसको हम लोग अपनी केमिस्ट्री में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इतने टाइप के हमारे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। अगला मामला हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींचता है और वो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई एलिमेंट X है, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा है और यहां पर हमारा Y है। यहां पर जो मामला बना, X जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। X जो था वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज किया अपनी तरफ, जिसके कारण इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहले से बैठा होता है। यहां पर जो बॉन्डिंग होती है यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन और Y के बीच में जो बॉन्ड बना है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, और X और Y के बीच में जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि X और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, अगर हम इस बॉन्ड का एनर्जी A ले लें या मान लें वो बॉन्ड A है
और हाइड्रोजन और वाई के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम वाई मान लें। एक्स और एच के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, एक्स और ए के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर वो ए है, और हाइड्रोजन और वाई के बीच में जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो मान लेते हैं बी है, ये बी है। तो हमेशा एक चीज याद रखेंगे, जो बॉन्ड एनर्जी होगी ए का, ए की बॉन्ड एनर्जी हमेशा बड़ी होगी बॉन्ड एनर्जी बी के, यानी कोवेलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड से हमेशा ज्यादा होगी सर। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से तगड़ा हो जाए। सेकेंड कंडीशन आप ये रखो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ए की बॉन्ड एनर्जी बी की बॉन्ड एनर्जी के बराबर हो जाए? यानी कोई ऐसा केस है आपके पास जहां पर ये कोवेलेंट बॉन्ड इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बराबर हो जाए? एक है केस सर, केवल एक, पूरे हमारे यहां सिस्टम में एक केस है, वो है आपका HF2-। ये एक कंडीशन है जहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन और ये फ्लोरीन कुछ ऐसा बनता है, यानी कि HF2- में एक ऐसा कंडीशन आता है कि यहां पर ये पता नहीं लगा पाते लोग कि इसमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है। एक्सेप्शन चीजें हैं, याद रखिए। एक केस ऐसा था जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी के बराबर हो गया था, और वो था HF2-। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी क्या है, आपके पास कुछ कंडीशन दे देगा बेटा। कंडीशन का मतलब आपको 4-5 बॉन्ड दे देंगे और 4-5 बॉन्ड में बोलेंगे कि इसमें से कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है, कौन से बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता है, जो ताकत है, वो बॉन्ड एनर्जी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। यानी कि इस टाइप के बॉन्डिंग में जहां हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा हो जानी चाहिए। दूसरा, बॉन्ड एनर्जी का जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड की, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई के। ये बहुत तगड़ा हो इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत अच्छा है, बॉन्ड पोलराइज करेगा वगैरह, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। अब ऐसा है कि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काहे कम होनी चाहिए? अब इसकी बात आती है कि सर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव काहे कम होना चाहिए, ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, प्लस वाले से जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है सर। थोड़ा मेरी बात सुनेंगे। ये एक्स और हाइड्रोजन यहां पर वाई बैठा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हाइड्रोजन के कुल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस आ गया। अब क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो इनके साथ अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। कैसे भाई? इसके पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन तो ये पहले से छीन के रखा है, इसके पास देने के लिए कुछ है नहीं, एक तो है नहीं, ऊपर से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, इनको चाहिए और ये दे नहीं सकता, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा। भाई मेरे पास है ही नहीं और आपको चाहिए, तो हम कहां से देंगे? तो वहां पे संबंध खराब हो जाएगा। तो यही यहां पर हुआ, यहां पर इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन इनको जबरदस्ती ही चाहिए। तो अगर ये जितना तगड़ा लेने वाले होंगे, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे, उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी यहां पे क्रिएट कर देंगे। तो यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, उस हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, भाई एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा से ज्यादा हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वाई है जिसको हाइड्रोजन से जुड़ना है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ और अच्छा बनता है। तो ये रही बातें
आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अभी मैं इसमें कुछ कंडीशन बता देता हूं या 2 क्वेश्चन बना देता हूं, आप इसको फटाक से देख लीजिए सर। नोट कर लिए होंगे आप इसको। हम लोगों ने क्या किया, एक क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन ये लिया, आपको यह पता लगाना है कि इसमें से सबसे पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्ड कौन होगा, सबसे पावरफुल। ए ऑप्शन, आपको बताना है इसमें सबसे तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन होगा। रुक जाइए, बताइए। मैं आपको 2 मिनट का समय दिया, सोचिए, बताइए। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेते हैं, यानी इस जो हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड में है, सबसे पहले उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक किए तो X की जगह 2 ही एलिमेंट हैं, एक है ऑक्सीजन, एक है फ्लोरीन। तो भाई फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर ऑक्सीजन जो है वो रेस से बाहर हो गया, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते सर, इन्हीं 2 में से ढूंढना है सर। पहला रूल लगाकर हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, तो पता चला फ्लोरीन ऑक्सीजन में चयन करना था, तो हम लोगों ने फ्लोरीन का साथ दिया क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 थी। अब हमारे पास आता है वाई, वाई यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए सर, वाई यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो। तो अब हमारे पास वाई की जगह फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड इसका, सबसे तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड इनका बना सर। ठीक है, आप लोग ने इसको नोट किया होगा। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का है। पहला होता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। आप और हम भी जानते हैं भैया, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड सर बोल रहे हैं तो क्या मतलब, इंटर यानी कि 2 के बीच में। तो इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो हमारे HF में, वाटर में, अमोनिया में, बहुत में बनते हैं सर। हम वाटर का अगर एग्जांपल लें, वैसे इस टाइप का वाटर में होता नहीं है, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कुछ इस टाइप का बनता है। तो अगर आप ध्यान दें यहां पर, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कई 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है।
ये मैं आइस का मेनली बना दिया हूं, लेकिन आपको केवल हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना था। तो आप देख सकते हो कि एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन वाटर का, वो 4 अदर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में अगर इसके एप्लीकेशन देखें तो जैसे कि हम हाइड्राइड्स की बात करें, हमारे पास HF है और HCl है, HBr है और HI है। हम लोग हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स ले लिए हैं। अगर हम लोग पूछें कि इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, तो भाई सब तो पोलर हैं, यहां पर जितने मॉलिक्यूल सब पोलर हैं, सब में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, सब में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होना है, वंडरवॉल फोर्स। लेकिन यहां पर जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के हिसाब से जो वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल जो फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक वेट के, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के। वंडरवॉल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा और एटॉमिक वेट जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आप लोग को जो भी टीचर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे होंगे सर, वो आपको बताए होंगे कि पेंटेन ले लो या हेक्सेन ले लो, आइसोहेक्सेन ले लो, नियोहेक्सेन लो, तो आप देखोगे क्या कि यहां पर लगातार उनका बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया घटता है। सरफेस एरिया घटने के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो घटता जाता है। आइसोमर आप लोग पढ़े होंगे, तो आइसोमर में आप लोग को ये बताया गया होगा। तो सरफेस एरिया और वेट की बात करें तो सरफेस एरिया और वेट के हिसाब से सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ये है सर। तो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। सबसे कम भाई इनके पास है मामला, सबसे छोटे मॉलिक्यूल हैं। बाकी सब में कॉमन की बात बोले, जितने मॉलिक्यूल हैं सब में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही है सर। तो अदर कोई अट्रैक्शन तो है नहीं कि मैं तुलना कर दूं कि भैया आयन डाइपोल है तो अलग हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल है तो अलग कर दूंगा, या तो अदर है तो अलग अलग कर लूंगा, ऐसा है नहीं। सब में जो है वो डाइपोल अट्रैक्शन है। तो डाइपोल अट्रैक्शन अगर सब में कॉमन है तो फिर वंडरवॉल फोर्स जो होता है एटॉमिक वेट यानी मोलर वेट और सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से सबसे ज्यादा सरफेस एरिया और एटॉमिक वेट हाइड्रोजन आयोडाइड का है। आयोडीन का 127, हाइड्रोजन का 1, टोटल 128, यानी मॉलिक्यूलर वेट भी इनका ज्यादा है। लेकिन यहां पर कुछ अलग हो जाता है। अलग ये यहां पर होता है कि हाइड्रोजन जो है वंडरवॉल फोर्स के साथ साथ एक अलग फोर्स बनाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और वंडरवॉल फोर्स का जो अट्रैक्शन है भाई वो तो 8 किलो जूल तक है, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका तो 8 से 42 44 तक है। तो इसलिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन फ्लोराइड में पाया जाता है, जिसके कारण से इनका जो ऑर्डर होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वंडरवॉल फोर्स के हिसाब से इन सभी में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन था। डाइपोल अट्रैक्शन सब में बराबर हो, मतलब सब में पाया गया, तो उसके बाद एटॉमिक वेट और सरफेस एरिया चेक करना था। उस हिसाब से हाइड्रोजन फ्लोराइड में सबसे ज्यादा वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा था। लेकिन हुआ यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया किसके अंदर, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर, जिसके कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया। मैं आपको दूसरा दे रहा हूं, आप इनको अरेंज करो। हमारे पास H2O है, सेलेनियम है और टेलिनियम है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बताइए? A, B, C और D कर लिया। चलो अब तो बता दो, अरेंज करो अरेंज करो। सबसे ज्यादा H2O का होगा, उसके बाद टेलिनियम हाइड्राइड, फिर सेलेनियम हाइड्राइड और सबसे छोटा सल्फर हाइड्राइड का होगा। सबसे छोटा इनका होगा सर। तो सबसे ज्यादा यहां पर हमारा वाटर होगा। कारण वही है, सबके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन था,
वीक वंडरवॉल फोर्स, सरफेस एरिया और मास के मामले में ये सबसे आगे निकल आया था, लेकिन वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्ड था जिनके कारण इन सबसे आगे ये आ गया। अगला हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्ड में इंट्रा एटॉमिक। इंट्रा एटॉमिक मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें और इसकी बात करें तो इंट्रा मॉलिक्यूल में हमारे पास है नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल हम लोग के पास उसका एग्जाम्पल है। तो अगर हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो यहां पर ये OH होता है और नाइट्रो ऑर्थोफिनॉल, और इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। जब एक ही मॉलिक्यूल में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है तो इसको बोलते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास दो कंपाउंड है। पहला है, अच्छा पोजीशन तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो 1 मिनट देख लो। यहां पर ये फिनॉल है, ये ऑर्था है, ये मेटा है और ये पैरा है। ये ऑर्था मेटा पैरा, ऑर्था मेटा पैरा। हमारे पास दो कंपाउंड है। दो कंपाउंड हमारे पास क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? सोचिए, बताइए, इसमें से किसके पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? बताएं। चलो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को पता है। हमारे पास एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे पास ऑर्था और पैरा नाइट्रोफिनॉल है और इसमें बॉइलिंग पॉइंट हमको देखना था। हम लोगों ने सबसे पहला ऑर्था का कहानी बनाया। जब ऑर्था का कहानी बनाया तो यहां पर OH हो गया, यहां पर हमारा नाइट्रो ग्रुप था, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। ये हमारा ऑर्था नाइट्रोफिनॉल था। दूसरा कंपाउंड हमारे पास था, ये हमारा पैरा पोजीशन पे था, कुछ ऐसा। अब कहानी ये बना कि भाई पैरा का ज्यादा होता है। पैरा का क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ऑर्था में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हुई है वो इंट्रा हुआ है, यानी एक ही मॉलिक्यूल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए हैं। लेकिन यहां पर पैरा पोजीशन में क्या हुआ? यहां पर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कैसे? यहां पर एक दूसरा आता है नाइट्रोफिनॉल, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। एक पैरा नाइट्रोफिनॉल और दूसरे नाइट्रोफिनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, और यहां पर इसी टाइप से बनते हुए यहां पर एक टाइप का पॉलीमराइजेशन की स्थिति आ जाती है। पॉलीमराइजेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन पॉलीमराइजेशन होती है और उसका बॉन्ड बहुत वीक होता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है पैरा नाइट्रोफिनॉल से दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल के बीच में, इसी कारण से इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बढ़ जाती है, वो ज्यादा हो जाती है। तो इसको नोट कर लें सर, नोट कर लें और जरूर से इसका इमेज बना लें, क्योंकि दिमाग में रहे क्या पढ़ा था।
जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। हमारे पास दो आयन हैं, एक Li प्लस है ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन हमारे पास अमोनियम आयन है। इनमें, इन दोनों में किसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी? कौन सा आयन है? हमारे पास Li प्लस है और अमोनियम आयन है, इन दोनों में से किस आयन की सॉल्बिलिटी वाटर में ज्यादा होगी? बताएं। चलिए, लिथियम जब वाटर में जाएगा, वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर में जैसे ये लिथियम आयन जाएगा, वाटर का नेगेटिव टर्मिनल इनको चारों तरफ से घेर लेगा। वाटर का जो नेगेटिव टर्मिनल यानी जो ऑक्सीजन है वो इनको चारों तरफ से घेरेगा। तो यहां पर इस आयन को चारों तरफ से ये नेगेटिव टर्मिनल वाला जो है, वाटर में जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके द्वारा ये घिर जाएगा। यानी यहां पर एक बॉन्ड बना, जो बॉन्ड बना ये वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसे भाई? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, भाई आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब है कि वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, वहां से जो एनर्जी आया होगा वो 8 किलो जूल पर मोल से कम रहा होगा। अब अमोनिया को हम लोग ऐड करते हैं। पहली बात तो केमिस्ट्री में जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इवॉल्व होता है, जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो यहां पर बॉन्ड बना है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ बना है, तो यहां से एनर्जी इवॉल्व होगा ही होगा। तो कितना होगा? 8 किलो जूल से कम होगा। अमोनियम आयन को ऐड किया। लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाते समय हम आपको बताए हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेंटर एटम पर ही होता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। वाटर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। जब अमोनियम आयन हम लोग वाटर में डालेंगे तो अमोनिया आयन का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एनर्जी होता है वो तो 8 किलो जूल से तो ज्यादा होता है सर। तो यहां पर सॉल्बिलिटी अमोनियम आयन का ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहां से एनर्जी ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। यहां पर वीक अट्रैक्शन है, जिसके कारण से यहां पर इनकी सॉल्बिलिटी कम हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने खत्म कर दिया आज केमिकल बॉन्डिंग। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा घर में पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएं। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। बने रहिए।